एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस, आज के पार्ट के लिए मैं एडवांस में बोल देती हूँ, थोड़ा छोटा होगा बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, लेकिन कोई नहीं, आप लोग बुरा मत मानिएगा। एंड आज के पार्ट इंटरेस्टिंग है, छोटा है तो क्या हुआ, आप इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, किसी ने कल मुझसे क्वेश्चन पूछा था मेल स्कॉट के रिगार्डिंग। स्कॉट या हम कह सकते हैं मेल प्रोसिक्यूट, ये हिंदी के टर्म जो होता है तवायफ, उस या मुस्लिम वर्ड तवायफ वो होते हैं। जिस तरीके से फीमेल्स होती हैं जो अपनी बॉडी को इस तरीके से लोगों को सर्व करती हैं, उसी तरीके से मेल भी ऐसा ही करते हैं। बहुत जगह जो हाई फाई रिच फैमिली के लोग होते हैं जो इस टाइप की चीज़ों की चाहते हैं अपनी फिजिकल नीड्स, सेक्सुअल नीड्स पूरी करने के लिए, इस टाइप से मेल प्रोसिक्यूट को बुलाते हैं। मैं बार बार प्रोसिक्यूट वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, रीज़न आप सब जानते हैं हम यूट्यूब गाइडलाइन में, इसलिए मैं मेल एस्कॉर्ट वर्ड यूज़ कर रही हूँ। अब आपको समझ आ गया होगा। विंग की बात सुनने के बाद सब लोग शॉक हैं, पर वहीं दूसरी साइड सब लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। पहली चीज़ कि कोई तो है जो ये कर रहा है और शायद करता होगा लास्ट टाइम। क्या कोई गायब हुआ है? क्या ऐसा किसी और क्लब में हुआ है? सबसे पहले तो ये लोग उस चीज़ को ढूंढने की सोचते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो वो उन लोगों को सबसे पहले तो उस इंसान को सेव करना चाहिए। जो हालत इन मरे हुए लोगों की हुई है, जो टॉर्चर इन लोगों के साथ हुआ है, उसे सोच के इन लोगों का रूह भी काँप रही है। अगर ऐसा किसी और के साथ होगा तो वो इसी कारण सबसे पहले यही काम करते हैं। आज नीम एंजॉय अपनी पूरी टीम को सारे फेमस क्लब्स और इस तरह के जो बार्स और एक तरीके से एरिया होते हैं, ब्रॉथल होते हैं, वहाँ पे कोई मेल एस्कॉर्ट गायब हुआ है उसके बारे में पता करने के लिए बोलते हैं। सब लोग इस काम में जुट जाते हैं। वहीं वांग जी जाते हुए विंग को रेस्ट करने और दवाई के बारे में तो कितना नहीं बोलता, जिससे विंग को थोड़ा अजीब तो लगता है। मैं पीछे खड़े नीम एंजॉय कुछ समझ नहीं पा रहे, वो शिचैन के पास जाके ये बातें ज़रूर पूछेंगे। वहीं विंग के लिए ये चीज़ें ईजी नहीं थी। हाँ, वो एक प्रोफेशनल वे में एक डॉक्टर की तरह बिहेव करके रिपोर्ट बना के सब कुछ एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन उन लोगों की हालत को देख के विंग को भी बहुत बुरा लग रहा है। विंग वॉशरूम में जाके अपना फेस क्लीन करके अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ भी काँप रहे हैं जब उसे एक प्यारी सी स्वीट सी आवाज़ होती है, वैसे तुमने काम बहुत अच्छा किया है विंग। अचानक से विंग पीछे मुड़ के देखता है तो एक और नहीं, लाइन शिचैन है। लांशी चैन बहुत प्यार से विंग के कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, वेल डन पीवूषान। वैसे तुम्हारी बारे में जितनी तारीफ सुनी थी वो आज साबित भी हो गई। कुछ घंटों में तुमने कितने अच्छे से डिटेल्स में सारी रिपोर्ट्स बना दी। कुछ ही पल में तुमने वो चीज़ें ऑब्जर्व कर ली जो लोगों को काफ़ी टाइम में पता चलती हैं। मान गए तुम्हें। थैंक यू शिचैन का, विंग स्माइल करते हुए बोलते हैं। इससे पहले विंग और शिचैन कुछ और बात करते, किसी ने विंग का पीछे से नाम लिया। विंग अचानक से विंग अपना नाम सुन के, इस आवाज़ को सुन के वहीं शॉक में खड़ा हो जाता है। क्या सारे ही शंघाई के जिसके जानने वाले लोग इस हेडक्वार्टर में जॉब करते हैं? क्या कोई बचा है जो इस हेडक्वार्टर में ना हो? विंग इस पर्सन को भी अवॉइड करना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस पर्सन से डरता है, इस पर्सन के गुस्से से डरता है, इस पर्सन के सवालों से डरता है। ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि उसका एडॉप्टेड भाई जंचा है। जंचा की आवाज़ सुन के विंग घबरा के पीछे मुड़ता है तो वहीं जंचा भी उतने ही शौक में खड़ा है। जंचा के गले में एक न्यूज़ एजेंसी का आई कार्ड है। हाँ, जंचा एक रिपोर्टर है और अधिकतर वो न्यूज़ के लिए यहाँ हेड ऑफिस आता रहता है, हेडक्वार्टर आता रहता है। वो यहाँ पे काफ़ी लोगों को जानता भी है, जिनमें से एक लान शिचैन है। आज भी वो एक केस के रिगार्डिंग शिचैन से कुछ इंटरव्यू या कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया था, और जब उसने अपने भाई को इस वॉशरूम में आते हुए देखा, उसे पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने शिचैन की और विंग की बातें सुनी तो उसे यकीन हो गया कि ये उसी का भाई है। घुसते ही बाथरूम में उसके मुंह से सबसे पहला विंग ही निकला और विंग उसे देख के शौक खड़ा है। विंग जंचा अपनी जगह से आगे आता है और आते ही विंग को एक धड़ाम करके थप्पड़ लगा देता है, जिससे शिचैन भी शॉक हो जाता है। वहीं विंग शॉक नहीं होता। जंचा अब जहाँ गुस्से में लाल खड़ा है, वहीं विंग की आंखों में बहुत इमोशंस है। वो यहाँ पे आने से जो डर रहा था उनमें से एक जंचा भी था। वो जंचा को फेस नहीं करना चाहता। 12 साल से जंचा उससे मिलने की, उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विंग उसे जितना हो सके उतना अवॉइड कर रहा है। कहीं ना कहीं जंचा को अवॉइड करने का रीज़न भी
विंग का यही है कि वो जियांग्स को कोई खतरे में नहीं डालना चाहता था, या वो ये कह सकते हैं वो जियांग्स के कनेक्शन में होता तो उसे लंजा के बारे में पता चल जाता, इसलिए वो इन लोगों को अवॉइड कर रहा था। यानली की शादी के बारे में भी उसे, वो तो जिन हॉस्पिटल में जब सारे स्टाफ्स को इनवाइट किया गया तब पता चला। उसने तो उस दिन बाहर, यानी जहाँ पे ये बैंकेट हॉल के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ देखा था, जहाँ उसने अपनी सीजे का नाम देखा था, तो डर के मारे वो तो रेवेन्यू के अंदर भी नहीं गया था और वहीं से बाहर से वो वापस चला गया था। 12 साल से जंचा ने कितनी बार विंग को कॉल करने की, उससे मिलने की, उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन विंग हमेशा जंचा को अवॉइड करता था। आज जंचा का ये थप्पड़ उस चीज़ का गुस्सा है कि किस तरह से विंग उसे अवॉइड कर रहा था। वहीं विंग पहले तो डर रहा था, लेकिन जब उसने अपने भाई का उसके बाद का रिएक्शन देखा तो वो शॉक हो गया। थप्पड़ मारने के तुरंत बाद जंचा ने उसे कस के गले लगा लिया और ऐसे ही बिना ये सोचे समझे कि कोई उसे नहीं देख सकता है, रोना शुरू कर दिया। जंचा ऊपर से बहुत सख्त बनता है, विंग पे बहुत लड़ाई भी करता है, उस पर बहुत गुस्सा भी करता है, पर अंदर से वो विंग को बहुत प्यार करता है। 12 साल से वो विंग से मिलने की, जानने की कोशिश कर रहा है कि क्यों वो उसकी फैमिली और उसे अवॉइड कर रहा है, क्यों वो यानली की शादी में नहीं आया। यहाँ तक कि शायद विंग को पता भी नहीं है कि जंचा की भी शादी हो गई है। जंचा की जिससे शादी हुई है वो कोई और नहीं, डॉक्टर वेंचिंग ही है। डॉक्टर वेंचिंग और जंचा का बेबी कुछ ही टाइम में इस वर्ल्ड में आने वाला है। विंग को ये भी नहीं पता। विंग को तो अभी शॉकिंग स्टेज से बाहर अब जंचा के वो आंसू जो उसके कंधे पे गिर रहे हैं, जिसके कारण उसका वो कोट, जो उसका डॉक्टर का कोट है, उसकी वो शर्ट पूरी तरह से गीली भी हो गई है। विंग को महसूस होता है कि वो कब से ऐसे ही बुत खड़ा है और कब से जंचा उसे ऐसे ही गले लगा के नॉन स्टॉप रो रहा है। विंग थोड़ा नॉर्मल होता है, जंचा को अपने से दूर करता है और बोलता है, ओहो जंचा, तुम ऐसे बच्चों की तरह रोगे तो सब लोग क्या कहेंगे? तुम तो आप सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट गुस्सैल थे ना स्कूल में, ऐसे छोटे बच्चों की तरह रोने लगे, ये तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। अब जंचा उसे गुस्से में उसके मतलब एक तो चेस्ट पे जोर से पंच करता है और बोलता है, उसका कारण तुम हो उसका कारण। 12 साल से मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था, 12 साल से तुम्हें देखने के लिए कितना तरस रहा था मैं। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? विभूषण, अब मैं तुम्हारी टांगे ही तोड़ दूंगा, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। और ये बात बोलने के बाद जंचा विंग का हाथ पकड़ के जोर से उसे ले जाने की कोशिश करता है। तभी पीछे से एकदम से लांशी चैन जंचा और का रोकते हैं, बोलते हैं, बस करो, इतनी जोर से तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? देखो तो सही, उसकी नी में चोट है, ज़्यादा जोर से खींचोगे तो उसको चोट लग जाएगी। अब जंचा का ध्यान उसके विंग के फेस से उसकी नी पे जाता है और तुरंत, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी? क्या अभी भी तुम पहले की तरह लापरवाह हो क्या? चलते चलते गिर जाते हो। आज इस बार भी ऐसे ही किया क्या तुमने? जिस बात से विंग को हंसी आ जाती है और अपने बालों को रफल करते हुए, यानी थोड़ा सा बालों में अपने हाथ घुमाते हुए थोड़ी सी वही अपनी पुरानी एम्बैरेसिंग हंसी देते हुए, हाँ हुआ तो कुछ ऐसा ही था। देखा, मुझे पता है तुम उम्र से ही बड़े हुए हो, पर दिमाग तुम्हारा वही बच्चों वाली तरह है, हरकतें भी बच्चों वाली तरह हैं। तो तुम्हें पता है सीजे भी यहाँ पर है, सीजे और उनके छोटा सा क्यूट सा बेबी भी अभी यहीं शंघाई में ही है। इस बात पे भी थोड़ा खुश हो जाता है। उसे यानली की बहुत याद आती थी, उसे अपनी सीजे की बहुत याद आती थी, लेकिन वो उन्हीं के मारे शायद उनसे मिल नहीं पाता था, या इस डर के मारे कि अगर वो यानली से मिलेगा तो अपने दिल को, अपने दर्द को वो शायद छुपा नहीं पाएगा और वो खुल के अपने मन की, अपनी फीलिंग को सीजे के सामने ना रख दे, जिससे उसकी सीजे को और सबको बहुत दुख भी होगा। उसकी सीजे उसे डांटेंगी भी कि क्यों वो लान कुरैन की बात मान गया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। वो अपनी सीजे और किसी को वो सच नहीं बता सकता, इसलिए वो अपनी सीजे को अवॉइड कर रहा था। लेकिन अब जब उसे पता चलता है कि सीजे भी अभी शंघाई में है तो उसे थोड़ा शौक लगता है, वहीं मन में खुशी भी होती है। क्या उसे अपनी सीजे से मिल लेना चाहिए? वो यही बातें सोच रहा था, लेकिन उससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाता या कुछ बोल पाता, पीछे से एक लेडी एंट्री होती है। वो पर्सन जो एंट्री कर रहा है वो एक प्रेग्नेंट लेडी है, जिसके चेहरे पे कोई स्माइल तो नहीं है, लेकिन फेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एक डार्क ब्लू कलर की लॉन्ग मैक्सी ड्रेस पहन के वो लेडी एंट्री कर रही है। उस लेडी ने अपने बाल ऊपर बन में लॉक करे हुए हैं और उतना ही प्यार से उसने स्माइल करते हुए उसने विंग को हेलो किया। विंग उस पर्सन को देखकर पहचानने की कोशिश करता है, तभी जंचा स्माइल करते हुए बताता है, यही है डॉक्टर वेंचिंग, मेरी वाइफ। आज मैं इसी के काम के कारण हेडक्वार्टर आया था
और देखो किस्मत की बात, मुझे तुम मिल गए। वेंचिंग यानी यंचा की वाइफ उसी वही डॉक्टर है जिसे विंग ने रिप्लेस किया है। विंग इन्हीं बातों को सोच रहा था। वही यंचा खुशी और एक्साइटमेंट में किंग को आज विंग से मिलवाता है कि ये उसका वही पुराना भाई है जिसके बारे में उसकी सीजे यानी यानली और वो बातें करते थे। इसके बाद वैनचिक अपने हाथ को आगे बढ़ा के विंग को स्माइल करते हुए हेलो बोलती है। विंग भी उसके हाथ को तुरंत शेक करता है। अब वैनचिक बोलना शुरू करती है कि किस तरीके से वो विंग को बिना मिले विंग के बारे में बहुत कुछ जानती है। कारण है उसकी बहन और उसके भाई का नॉन स्टॉप विंग के बारे में उसको सुन के विंग के चेहरे पे हल्की सी हंसी आ जाती है। विंग जानता है कि उसकी सीजे और जंचा से कितना पसंद और प्यार करते थे। हो सकता है वो नॉन स्टॉप वेंचिंग को उसकी बातें सुना सुना के पकाते होंगे। वेंचिंग स्माइल करके विंग को अपने और जंचा के साथ लंच के लिए इनवाइट कर देती है, जिसे विंग मना भी नहीं कर पाता है। विंग तुरंत जंचा और वेंचिंग के साथ हेडक्वार्टर के पास में एक फैंसी से बड़े से रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। विंग उन दोनों को रिक्वेस्ट करता है कि वो ही आज उन लोगों को लंच करवाएगा इतने दिन बाद मिलने का। वैसे तो विंग कहाँ था, क्यों किसी से कांटेक्ट नहीं करता, ये चीज़ वेंचिंग ने नहीं पूछी, पर जंचा रुक ही नहीं रहा था। जंचा बार बार विंग से यही सवाल पूछ रहा था कि तुम क्यों चले गए थे और तुमने उसके बाद कभी भी हमसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं करी। इससे पहले विंग कुछ बोल पाता, वेंचिंग वो इशारे में जंचा को चुप होने के लिए बोलती है। लेकिन जब जंचा चुप नहीं होता तो विंग को ना चाहते हुए भी अपनी आंखों में थोड़ा सा गुस्सा और नाराजगी दिखाते हुए ही बोलना पड़ता है। कारण मैडम यू थी, जिससे जंचा और वेंचिंग अब बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जंचा जानता है कहीं ना कहीं उस दिन विंग का गायब होने के पीछे मैडम यू है। पूरी बात तो जंचा को नहीं पता, पर जितना उसे पता है वो और भी कुछ है जो विंग छुपा रहा है। उस दिन भी जब विंग गुस्से में सामान लेके निकल रहा था तो जंचा ने उसे रोकने की कोशिश की थी। उस दिन उसकी फादर यानी जैन फैमिया और यानली घर पे नहीं थे, अकेले जंचा और मैडम यू थे। मैडम यू ने तो विंग को कुछ नहीं रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जंचा कोशिश कर रहा था। तब विंग को शायद याद नहीं है, पर उसने रोते हुए जंचा से बोल दिया था कि अब वो यहाँ नहीं रुक सकता और वो रांगवांग जी को फेस नहीं कर सकता। विंग को ये बात शायद याद नहीं है, पर जंचा ये बात भूला नहीं है। जंचा को लगता है कुछ तो है जो और भी है, लेकिन अब विंग ने क्लियर कट उसकी मदर के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी तो वो कुछ आगे पूछ नहीं पाता। अब वेंचिंग बहुत प्यार से विंग से बात करते बोलते, मैं वेंकिंग की बड़ी बहन हूँ। वेनिंग ने मुझे बताया था कि तुम उसके भी भाई हो, सॉरी दोस्त हो, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम ही वो ही विंग हो जिसे सब लोग ढूंढ रहे थे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं जंचा को कब का तुम्हारा एड्रेस दे देती। इस बात पे विंग हंसते हुए बोलता है, हाँ, ताकि ये वहाँ पे आके मेरी टांग तोड़ देता। इस बात पे जंचा थोड़ा मुंह बनाते बोलता है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने क्यों मदर के चक्कर में हमसे नाराज़गी की। विंग जानता है कि जंचा का उसकी नाराज़गी या गुस्सा करना जायज़ है, लेकिन जंचा भी ज़्यादा बात खींचता नहीं है। वो लोग स्माइल करके साथ में अच्छे से लंच करते हैं, अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं वेंकिंग उसे इनवाइट भी करती है उनके घर पे, जिससे विंग के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदल जाते हैं। अब वेंकिंग स्माइल करते हुए बताती है कि वो मैडम यू और जैन फैमिया के साथ नहीं रहते, उनका घर यहाँ से काफ़ी दूर है। वो लोग यहीं पास में एक अपार्टमेंट में रहते हैं, यानी जंचा और वेंचिंग अलग रहते हैं, जिससे वो जब चाहे उनके घर आ सकता है। जिससे विंग को थोड़ा शौक लगता है, क्यों जंचा क्यों अपनी फैमिली से अलग रहता है, क्या मैडम यू और जंचा के बीच में कोई प्रॉब्लम है, या फिर ये हेडक्वार्टर से काफ़ी दूर होने का कारण है। घर वो ज़्यादा सोचता नहीं और सवाल पूछता नहीं, लेकिन वो स्माइल करके ऐसा ही करेगा बोल देता है। वहीं जंचा के ऑफिस से तुरंत उसे कॉल आ जाती है। ऑब्वियसली वो रिपोर्टर है, वो इधर उधर जाएगा, उसके पास जब कोई न्यूज़ होती है तो वहाँ पहुँचना पड़ता है, इसलिए वो जंचा वहाँ निकल जाता है। उसे पता चलता है दो गैंग्स के बीच में कुछ फाइट हो गई है, जहाँ सारे ऑफिसर्स भी पहुँचे हुए हैं। ये जैसे होता है ना आपस में ही गैंग्स वॉर होती है, उस टाइप का कुछ हुआ है, जिसे रिपोर्ट मतलब कवर करने जंचा वहाँ से निकल जाता है। वही वेंचिंग अब अकेले विंग के साथ बैठी हुई है। वेंचिंग को विंग हेल्प करता है, बोलता है कि वो चाहे तो उसे घर छोड़ सकता है, इसे वेंचिंग साफ मना कर देती है। वो बताती है कि वो यहाँ स्पेशल हेडक्वार्टर के कुछ लोगों से मिलने आई थी और उसे भी टाइम लगेगा। जिसे वेंचिंग और विंग अब वापस हेडक्वार्टर आ जाते हैं। आज पूरा दिन विंग को पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। वेंचिंग उसे काफ़ी सारे पुराने केसेस के बारे में भी बताती है, जो वो बेसिकली अभी जिन पे वो काम कर रही थी। वहीं वो आप काफ़ी सारे ऑफिसर से भी मिलती है। विंग भी पूरा दिन आज वेंचिंग के साथ रहता है।
शाम को वेंची यानी अपने ही की एक कलीग के साथ, जो उसके साथ जॉब करती थी, उसके साथ घर के लिए निकल जाती है। विंग को वेंचिंग के साथ रह के ये साफ पता चला कि वेंचिंग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड टैलेंटेड डॉक्टर है, उसे काफ़ी कुछ नॉलेज है अपनी फील्ड की, वो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स में से एक है। एक ही मीटिंग में विंग ने ऑब्जर्व कर लिया उसे जंचा और उसकी लव स्टोरी के बारे में भी पता चला कि कैसे कॉलेज टाइम पे वो दोनों मिले। उसके बाद कैसे जंचा जब यहाँ पे हेडक्वार्टर में आता था तो वो वेंचिंग से मिला कॉलेज टाइम में। ये दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते थे लेकिन कभी प्रपोज नहीं कर पाया। जब हेडक्वार्टर में वो बार बार आने लगा तो वेंचिंग को कैसे जंचा ने प्रपोज किया। तो शुरुआत में वेंचिंग ने नखरे तो पूरे दिखाए लेकिन बाद में वेंचिंग को जंचा पसंद आ गया। कैसे फिर इन दोनों ने तुरंत शादी कर ली और अब वो अपनी पहला बेबी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। विंग को जंचा की लव स्टोरी सुन के मज़ा भी बहुत आया और उसे अगली बार कैसे जंचा को चिढ़ाना है वो बातें भी उसने सोच ली। इन शॉर्ट आज का दिन विंग का अच्छा रहा, एक अच्छी यादगार दिन रहा। कहाँ वो सोच रहा था कि वो जब जंचा से मिलेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन अब उसे काफ़ी कहीं हद तक आज यहाँ आना, मतलब इसे शंघाई आना अच्छा ही लग रहा है। अब वो स्माइल करता हुआ वापस अपने रूम में, यानी अपने वही हॉस्टल वाले रूम की तरफ ही जा रहा था। विंग स्माइल करता हुआ अभी लॉबी के अंदर एंट्री ही कर रहा था, तभी उसने जो सामने देखा उससे शॉक में उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसके मॉर्निंग से जो स्माइल चेहरे पे थी वो एकदम से एक स्ट्रेस में बदल गई। उसने देखा कि सामने उसका लंजा है जिसके काफ़ी सारी चोट लगी हुई है, उसके फेस पे चोट के निशान हैं, यहाँ तक कि उसके हाथ में भी खून सा ही निकल रहा है। शायद उसने किसी को बहुत हार्ड पंच मारा होगा, इसी कारण उसकी उंगलियों से खून निकल रहा है और वो ऐसे ही घायल हालत में अपने रूम का डोर खोलने की कोशिश कर रहा है, जिससे विंग लंजा करके दौड़ के उसके पास पहुंचता है और अचानक से तुम्हें लंजा को ऐसी हालत में देख के बहुत परेशान हो जाता है। वहीं वांग जी विंग को यहाँ देखकर अपनी चोट और अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। अब विंग गुस्से में, लंजा तुम्हें कितनी चोट लगी हुई है और तुम इस तरीके से अपने यहाँ पे क्या करो, तुम्हें तो इस समय हॉस्पिटल में होना चाहिए था। लंजा चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल में लेकर चलता हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ, इतनी चोट नहीं लगी है, इतनी मुझे लगती रहती है। तो क्या हुआ, लगती रहती होगी पर अभी मैं ये नहीं देख सकता। चलो लंजा मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, तुम भी तो डॉक्टर हो, तुम ही ठीक कर दो। वैसे भी बहुत ज़्यादा चोट नहीं है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इतनी चोट मुझे पूरे दिन में लगती रहती है। इस बात पे वही को याद आता है, हाँ उसकी ड्यूटी ऐसे ही है, अजीब से लोगों से लड़ना, अजीब से लोगों को पकड़ना। शायद वो गैंग वॉर जिसकी बात हो रही है, शायद वहाँ लंजा भी वहीं होगा, लोगों को पकड़ते हुए, लोगों को रोकते हुए उसके साथ भी चोट लग गई होगी। यही सोच के विंग तुरंत तो तुम रुको कह के पहले खुद वांग जी का डोर खोलता है, फिर अंदर बड़े आराम से उसे बेड पे बैठाता है और फिर वांग जी के ही रूम में जो फर्स्ट एड बॉक्स है उससे वांग जी के हाथ पे पट्टी करने लगता है। वहीं वांग जी के बहुत ज़्यादा चोट नहीं है, उसके एक हाथ में चोट है, उसके कुछ फेस पे हल्के बहुत चोट है, जिसे पहले विंग बड़े प्यार से साफ कर रहा है। विंग को फेस पे शायद ज़्यादा दर्द के एहसास हो रहा है, शायद विंग को फेस को देखे तो ऐसा लगेगा जैसे विंग को चोट लगे, उसका फेस पे इतना पेन है। और हर बार जब भी वो वांग जी की किसी चोट पे हल्का सा भी कुछ मेडिसिन लगा रहा है तो उसके मुंह से ऐसे करके आवाज़ें निकली हैं, जिससे विंग को महसूस मतलब ये ऐसा लग रहा है ज़्यादा पेन हो रहा हो, जिससे वांग जी के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल सी आ जाती है। उसका विंग ऐसा ही है, पर वांग जी अपने अंदर जिसका क्वेश्चन पूछता है उसे रोकता नहीं है और पूछ ही लेता है, तुम हर बार जब से किसी की ट्रीटमेंट करते हो तो ऐसी आवाज़ें निकालते हो, जिससे भी आप थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में कहते हैं नहीं, पर तुम्हें कितनी चोट लगी है। विंग ये बहुत कम चोट है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे ये चोट लगती रहती है। फिर तुम पुलिस ऑफिसर बने क्यों? विंग क्योंकि इस क्वेश्चन पे वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखने लगता है। तुम तो कभी इस फील्ड में नहीं आना चाहते थे ना, मुझे अच्छे से याद है। तुम्हारे अंकल वो पुलिस ऑफिसर थे और तुम हमेशा कहते थे कि तुम्हें कोई इस फील्ड से कोई अटैचमेंट नहीं है और ना ही तुम्हें इस फील्ड में आना था। तुम तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना चाहते थे ना। तुम्हारी तो कितनी अच्छी आवाज़ है लंजा, और तुम हर तरह के इंस्ट्रूमेंट प्ले भी कर सकते हो, गिटार, पियानो, यहाँ तक कि ट्रेडिशनल गुचिन भी तुम कितना अच्छा बजाते थे। फिर अचानक से तुमने ये फील्ड क्यों चुनी? अचानक से विंग के मुंह से ये बात सुन के वांग जी के चेहरे पे हल्का सा स्ट्रेस आ जाता है और सर नीचे हो जाता है। वांग जी ने विंग के जाने के बाद सब चीज़ पे गिव अप कर लिया था, जिसमें से एक उसका ड्रीम था वो तो भूल भी गया था,
कि वो कभी म्यूज़िक भी प्ले करता था। उसके दिमाग में तो सिर्फ विंग को ढूंढने का ही फितूर हो गया था। और उस समय उसके अंकल ने उसे यही मतलब उसके अंकल और उसके भाई ने जब यही फील्ड में उसको उसको थोड़ा सा इंकरेज किया तो वो मान गया। वैसे तो उसका भाई नहीं चाहता था कि वो इस फील्ड में है, लेकिन उसके भाई को जब घर छोड़ने के बाद उसके अंकल ने उसे क्या बोला वो नहीं पता, लेकिन कुछ टाइम बाद वांगजी भी इसी फील्ड में आ गया। कहीं ना कहीं वांगजी को इस फील्ड में लाने की जिद अंकल कुरैन की थी। वो शुरू से वांगजी को एक पुलिस ऑफिसर बनाना चाहते थे। अपने दोनों नेफ्यू को वो इसी फील्ड में लाना चाहते थे, पर वांगजी का इंटरेस्ट म्यूजिक में था, जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो इनडायरेक्टली मना तो नहीं करते थे, लेकिन वो हमेशा वांगजी से यही बोलते थे कि उस फील्ड से ज़्यादा अच्छा पुलिस ऑफिसर ये वाली फील्ड है। और ना चाहते हुए भी वांगजी उनकी बातों में आ गया। शायद उस समय विंग का उससे दूर होने का उसके करियर पे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। कहीं ना कहीं वांगजी ये बात जानता तो है, पर विंग के फेस पर बोल नहीं सकता, इसलिए वो स्माइल करता है, बोलता है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो मुझे छोड़ के चले गए थे ना। तुम्हारे जाने के बाद मैंने क्या किया, मैं किस हालत में था, तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब विंग के हाथ वहीं रुक जाते हैं। विंग अब नज़र उठा के वांगजी की तरफ भी नहीं देख पा रहा। क्या बोले वो वांगजी से, कैसे बोले वो वांगजी से कि वो उस दिन वांगजी को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। वो बिल्कुल मन बना चुका था कि कल जो होगा वो वांगजी से खुल के सामना करेगा। कल वो वांगजी को अपने मन की बात भी बताएगा, यानी प्रपोज करेगा। वो यही सोच रहा था उस रात में जब ये सब हुआ था, लेकिन अब वो ये बातें नहीं बता सकता। सिचुएशन और चीज़ें अब बिल्कुल पहले जैसी नहीं है, इसलिए वो अवॉइड करते बोलते हैं क्योंकि मेरे लिए वही सही था। मैं अगर यहाँ रहता तो तुम्हें पता है मैडम यू मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं होने देती। तुम्हें अच्छे से पता है वो मेरे सारे कॉलेजेस के जितने भी एप्लीकेशंस या वहाँ से रिस्पॉन्स आते थे मुझ तक पहुँचने भी नहीं देती थी। तुम्हें लगता था मैं यहाँ रह के अपना करियर बना सकता था, मेरे लिए यहाँ से दूर जाना ही ज़रूरी था। और मेरा क्या, अब अचानक से विंग जो कुछ कहने भी नहीं पाता और बस अपना मुंह थोड़ा सा ऊपर करके वांगजी की तरफ देखता है, तो उन आँखों को देख के वो देख सकता है वांगजी आज शायद कुछ कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, लेकिन कुछ वो वांगजी पूछे या कहे उससे पहले ही विंग अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलता है मुझे लगता है मेरा फ़ोन आ रहा है, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। वहीं एक कितना झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, उसे तो बेचारे को सही से झूठ बोलना भी नहीं आता। उसका फ़ोन उसके पॉकेट में है और कहीं भी उसको कोई आवाज़ नहीं हुई, पर झूठ बोल के वो वहाँ से निकल गया, जिसे वांगजी समझ गया कि वो शायद इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता, वो नहीं बताना चाहता कि वो वहाँ से क्यों गया था। विंग का ये उस सवाल का कैसे जवाब दे। जब वांगजी ने पूछा तो मेरा क्या, वो कैसे बोले तुम ही तो हो जो सब कुछ हो मेरे, तुम ही तो हो जिसके लिए मैं वहाँ से गया था। वो कैसे बता पाता ये, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है और आज का पार्ट यहीं रुकता है। आपको क्या लगता है इनके एनकाउंटर्स क्या वांगजी के सामने वो पुराने बात बता पाएंगे, और क्या वांगजी को सचमुच इस रात का कुछ याद भी है या वो भी सब कुछ भूल चुका है, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे, कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू को सुन के विंग के